ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के बीच बड़ी खबर यह है कि एफएसएल की टीम को धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। 2 तरह के सैंपल भी बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा है। फिलहाल एफएसएल की टीम लैब में सैंपल्स की जांच कर रही है। तो 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं एफएसएल को मौके से। 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है। इन दोनों ही सैंपल्स की अब जांच कर रही है एफएसएल की टीम और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये अमोनियम नाइट्रेट है या नहीं। जो एफएसएल की टीम है उसे पहला सैंपल जो मिला है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा ही है, लेकिन पुख्ता तौर पर जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि वो है क्या। अगले कुछ दिनों में सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। ये सैंपल जो मौके से लिए गए थे और दिल्ली के लाल किला से हमारे साथ मेरे सहयोगी सुशील पांडे लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, 2 तरह के सैंपल मिले हैं। पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है। अमोनियम नाइट्रेट है या नहीं ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी देखिए अपर्णा, सीधे तौर पर कुल 42 एग्जिबिट दिल्ली पुलिस की जो एफएसएल की जो टीम है रोहिणी की, यानी कि 2 एफएसएल की टीमें यहाँ पर काम कर रही थी, जिन्होंने 42 एग्जिबिट जो है वो रिकवर किए हैं। लेकिन 2 जिंदा कारतूस भी एफएसएल टीम को मिला है। जो एक्सप्लोसिव है जिसमें ब्लास्ट हुआ है वो अभी तक अमोनियम नाइट्रेट जैसा बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा एक्सप्लोसिव क्या है इसकी जांच के लिए फिलहाल एफएसएल की टीम लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे सिंडिकेट को फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में 2563 जो किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है, तो क्या उसके तार वहां से जुड़ रहे हैं, इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन जो 42 एग्जिबिट यानी कि 42 जो सबूत फिलहाल इकट्ठा किए गए हैं लाल किले के कार के ब्लास्ट में, उन तमाम पहलुओं पर अब अपना जांच होगी। 2 से 3 दिन का समय फिलहाल एफएसएल टीम को लगेगा अपनी रिपोर्ट को स्टेब्लिश करने में कि जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया वो एक्सप्लोसिव क्या था, अमोनियम नाइट्रेट था या उसके साथ कोई ऐसा लिक्विड रासायनिक पदार्थ भी इस्तेमाल किया गया जो इतनी तेज तीव्रता वाला था जिससे ब्लास्ट हुआ और गाड़ियों के फरकच्चे उड़ गए, जो व्यक्ति आसपास वहां पर थे उनके फरकच्चे उड़ गए। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच को एनआईए को दे दिया गया है, तो एनआईए अब इस पूरे मामले में अपना जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार, माफ़ कीजिएगा, लाल किले के पास का, उसको फिलहाल सुरक्षा की वजह से बंद किया गया है। लेकिन अभी भी जो जांच एजेंसियों की टीम होगी वो यहां से सबूत इकट्ठा जरूर करेगी। एनआईए की जांच को फिलहाल इस पूरे मामले को दिया गया है, तो एनआईए इस पूरे मॉड्यूल को क्रैकडाउन करने के लिए हर वो लिंक जोड़ रही है, डॉक्टरों की कड़ियों को जोड़ रही है। और जिस तरह से इसके पूरे तार जम्मू कश्मीर से जोड़े जा रहे हैं, तो अब एनआईए ये भी पता लगाएगी कि जो मुजब्बिल हैं, आदिल हैं और जो उमर है, उनके साथ और कौन लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो कार I-20 थी वो बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करती है, तो क्या वो रास्ते में कहीं रुकी है या डायरेक्ट लाल किला आई है, इन तमाम पहलुओं पर अपर्णा अब जांच की जाएगी। और देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ कार में, इसको कैसे जोड़कर देखा जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनआईए की जो टीम है वो अब इस पूरे मामले पर जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। जी ठीक है सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आत्मघाती हमला नहीं किया गया था ये जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, बल्कि घबराहट में आकर, पैनिक में आकर विस्फोट किया गया। बम पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था धमाके के बाद, क्योंकि कोई गड्ढा नहीं बना। विस्फोटक जब फरीदाबाद से जब्त हो गए तो हमलावर घबरा गया, जल्दबाजी में जाकर ब्लास्ट कर दिया। आत्मघाती हमले का पैटर्न यहां पर नजर नहीं आ रहा है। जांच के दौरान जो चीजें पाई गई हैं
उन चीजों की जानकारी यहां पर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सुशील मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरह से फरीदाबाद में जो सामान मिला, जिस तरह के एक्सप्लोजिव मिले, चीजें मिली, वहां से हथियार मिले, उस खुलासे से कहा जा रहा है कि ये हमलावर घबरा गया और पैनिक में आकर ये ब्लास्ट कर दिया गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी भारी मात्रा में वहाँ से जो संदिग्ध तमाम जो एक्सप्लोसिव मिले, तमाम चीज़ें रिकवर हुई, जिसमें असॉल्ट राइफल थी, वॉकी टॉकी था, टाइम मशीन था, 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट था, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट दूसरी जगह से फरीदाबाद में कहीं ना कहीं बरामद किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से मुजब्बिल की निशानदेही पर जब छापेमारी चल रही थी, तो जो उमर है वो निश्चित रूप से घबरा गया और उसको ये लगा कि जो एक बड़ा ऑपरेशन ये लोग प्लान कर रहे थे वो फेल होता हुआ नजर आया। जिसके बाद जो डॉक्टर उमर है, जो गाड़ी है लेकर I-20 जो कार है, उसको लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसके मन में ये जरूर था कि अगर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में अब तमाम तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, तो डॉक्टर उमर भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता। और इसी हताशा में उसने I-20 कार को ले जाकर लाल किले के पास खड़ा किया, क्योंकि सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं होपलेस हुआ और साफ तौर से कार जो है वो लाल किले के पास से ब्लास्ट हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से आप एकदम सही कह रही हैं कि ये कोई आत्मघाती हमला नहीं है, क्योंकि घबराहट में हुआ ब्लास्ट है। क्योंकि अगर ये प्री प्लान ब्लास्ट होता तो निश्चित रूप से इससे पहले जिस तरह के ब्लास्ट देखे गए हैं, चाहे वो करोल बाग हो, सरोजनी नगर हो, अगर एक्सप्लोसिव के ब्लास्ट होते हैं तो वहाँ पर कुछ मटेरियल जरूर छूट जाते हैं, चाहे वो कील हो, कंकड़ हो या गड्ढे हो। लेकिन इस ब्लास्ट में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि ये प्री प्लान था, प्री प्लान हमला था। तो निश्चित रूप से ये घबराहट में किया हुआ कहीं ना कहीं ब्लास्ट है और आत्मघाती ब्लास्ट नहीं है, क्योंकि प्लान कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और। सुशीला, बने रहिए मेरे साथ। और दिल्ली में जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, बहुत तेजी से ये जांच चल रही है और एफएसएल की टीम ब्लास्ट सुराग पर पहुंचकर ब्लास्ट साइट पर पहुंचकर सुराग जुटाने में जुटी हुई है। जहां धमाका हुआ वहां से मलबे को हटाया जा रहा है। धमाके के करीब 24 घंटे के बाद घटना स्थल पर पड़े कुछ मलबे को हटा दिया गया है। मलबा हटाने की कार्रवाई एफएसएल की टीम की ओर से सैंपल इकट्ठा किए जाने की बात की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैंपल और सबूत इकट्ठा किए जा सके। और अब जब सैंपल ले लिए गए हैं, सबूत ले लिए गए हैं, उसके बाद यहां से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और वापस सुशील का रुख करते हैं। सुशील जी देखिए अपर्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनएसजी की टीम थी, एनआईए की टीम थी और एफएसएल की टीम थी, कल सारा दिन वो यहाँ पर न केवल जो ब्लास्ट साइट है वहाँ पर उन्होंने एग्जिबिट इकट्ठा किए, बल्कि आसपास जहाँ पर भी सामान बिखरे पड़े थे, जो गाड़ियों के परखच्चे उड़े थे, यानी कि जैन मंदिर जो वहाँ से कम 50 या 60 मीटर की दूरी पर है, वहाँ तक की जांच एजेंसियाँ जो एफएसएल की टीम है उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं। और एक एक टुकड़ा, यानी कि जो गाड़ियों के छोटे टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े हैं, उनको भी फिलहाल उठाया गया है। क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं तो वो आग बुझाती हैं, तो संभवतः जो बड़े सबूत होते हैं वो पानी में बिखर जाते हैं, जिसके बाद एफएसएल का जो रोल होता है वो शुरू होता है, ताकि वो ऐसा कोई भी छोटा भी सबूत उस साइट को पर ना छोड़ें। और जिस तरह से एनआईए की जो टीम है जो इस पूरे मामले में काम कर रही है, उसने भी सबूत इकट्ठा किए, तो निश्चित रूप से वो सारे सबूत को इकट्ठा किया गया है। कल सारी दिन और रात भर जो एफएसएल की टीमें हैं उन्होंने इस पूरी साइट पर तमाम जो एग्जिबिट थे, यानी कि जो सैंपल्स थे, उन्होंने उसको फिलहाल कलेक्ट किया है। और उसके बाद अब वहाँ से जो मलबा है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो पूरा लाल किले का फ्रंट गेट है, वहाँ पर पूरा इलाका है मेट्रो साइट से लेकर लाल किले तक,
वो पूरा इलाका फिलहाल जो जांच एजेंसी है उन्होंने घेर रखा है। तो निश्चित रूप से अगर सारे सबूतों को उन्होंने कलेक्ट किया है तो अब मलबा हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ से सामान हटाना शुरू होगा ताकि जो लोगों में पैनिक ना हो। रास्ता जो बंद है उसको खोलने की भी प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल की जाएंगी। जांच एजेंसी फिलहाल अपना काम करेगी, लेकिन अब फिलहाल वहाँ से जो तमाम सामान है उसको हटाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है ताकि इस पूरे जगह को साफ किया जा सके, वापस से वहां पर जिंदगी पटरी पर आ सके। इसके लिए अब जो कवायदें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। सुशील, आप बने रहिए मेरे साथ और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह सुशील ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने 42 सैंपल वहां से इकट्ठा किए हैं और एफएसएल के जुटाए 42 सैंपल की आज से जांच शुरू हो जाएगी। सैंपल में i20 कार के दोनों टायर हैं, सैंपल में चेसिस और सीएनजी सिलेंडर है, सैंपल में बोनट के कई हिस्से भी शामिल हैं। सुशील, इस तरह से i20 कार में ब्लास्ट हुआ, निश्चित रूप से जो उसके स्टीयरिंग्स हैं, उसकी जो सीट्स हैं और जो फिलहाल कार का जो डैशबोर्ड है और उसके दरवाजे हैं उनको कलेक्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो सीएनजी था उस सीएनजी के भी मटेरियल्स को फिलहाल कलेक्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो i20 कार है, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो सबूत है वो सुरक्षा एजेंसियां यानी कि जो एफएसएल की टीम है वो कलेक्ट करना चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत है अपर्णा वो सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो अमोनियम नाइट्रेट अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट संभवतः हो सकता है, लेकिन उसके साथ ऐसा कौन सा केमिकल मिलाया गया जिससे जो ब्लास्ट है वो इतनी तीव्रता वाला था। क्या उसमें कोई ऐसा केमिकल भी इस्तेमाल किया गया जो फिलहाल लिक्विड फॉर्म में हो। तो उन तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा i20 कार के तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। i20 कार के जो डैशबोर्ड के साइड में है वो फिलहाल ब्लास्ट में उड़ गया था, तो उसको भी इकट्ठा किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि i20 कार ही मेन सबूत होगी इस पूरे मामले में। मेन कहीं ना कहीं जो जांच पहलू का एक बड़ा आयाम है वो होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में एफएसएल टीम जो है वो पूरी की पूरी जो क्षतिग्रस्त कार है उससे एक एक जो एग्जिबिट है, जो सबूत है, जो सैंपल हैं उसको उन्होंने कर लिया है। और बाकायदा एनएसजी की टीम और एफएसएल की टीम ने साथ मिलकर 42 जो एग्जिबिट उन्होंने इकट्ठा किया है। इन 42 एग्जिबिट की अब जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि जो आतंकी ये इस्तेमाल कर रहे थे अमोनियम नाइट्रेट के साथ और एक्सप्लोसिव, वो ऐसा कौन सा एक्सप्लोसिव था जिससे जो ब्लास्ट की तीव्रता है वो इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी दूर तक लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। कितनी मात्रा में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया जो आवाज़ इतनी तेज़ तक था, क्योंकि सीधे तौर पर अगर अपर्णा बात करें तो काफ़ी दूर तक इस पूरे कार के जो धमाके हुए थे उसकी आवाज़ सुनी गई थी। तो निश्चित रूप से कितनी मात्रा रही होगी जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया वो कितना ज़्यादा था, और वो क्या गाड़ी के आगे हिस्से में रखा हुआ था या पिछले हिस्से में रखा गया था, ये भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी लगा हुआ था। सीएनजी जो सिलेंडर है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जाएगी और जब रिपोर्ट आएगी एफएसएल टीम की तब ये साफ हो पाएगा कि जो अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया वो क्या था और कितनी मात्रा में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया इस पूरे कार धमाके में। जी अपर्णा। सुशील, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर दर्शकों को कि दिल्ली कार धमाके को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। आज कैबिनेट सुरक्षा समिति की अहम बैठक बुलाई गई है जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। सीसीएस की इस बैठक में दिल्ली धमाके की जांच के हालातों पर चर्चा होगी। सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर अगर सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से चाहे वो प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, उनकी तरफ से सीधे तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को कह दिया गया है कि इस पूरे मामले में जांच में कोई कोताही ना बरती जाए। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस मामले में शामिल लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ब्लास्ट के बाद साइट पर पहुँचे हैं, अस्पताल पहुँचे हैं, तमाम जो घायल थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। यानी कि भारत सरकार का मैसेज एकदम साफ है
कि अगर भारत के खिलाफ साजिश जो रचेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए अपर्णा, आपको ध्यान होगा कि कल गृह मंत्री अमित शाह की लगातार 3 मीटिंग हुई है सुरक्षा एजेंसियों के साथ। पहले 2 बार मीटिंग हुई है, उसके बाद जांच एनआईए को जब दिया गया तो एनआईए को जांच देने के बाद दोबारा गृह मंत्री ने बैठक की है गृह मंत्रालय में। तो इसका मतलब एकदम साफ है कि अगर भारत के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है तो प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में तमाम लोग जो शामिल हैं वो ज़्यादा दिनों तक बाहर नहीं घूम सकते हैं, और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनको भी जांच एजेंसियां सीधा तौर पर अब कहीं ना कहीं पकड़ने में आगे बढ़ेंगी। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जब ब्लास्ट हुआ है पढ़ना, तो आपको याद होगा कि स्पेशल सेल एटीएस की जो टीमें हैं, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एटीएस एंटी टेरर यूनिट है, उसने लगातार छापेमारी की। तुरंत हरियाणा, लुधियाना, इसीलिए तमाम कड़ियों को जोड़ पाने में कामयाबी मिली है। सुशीला, बनी रहिए मेरे साथ। और दिल्ली में जो धमाका हुआ है उस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, जरा वो दर्शकों को बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ये दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका होता है जिसमें 12 की मौत की अब तक की जानकारी है। धमाके की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। आत्मघाती हमला नहीं है, ये सूत्र कह रहे हैं। आत्मघाती हमले से इनकार कर रहे हैं। जिस तरह की बात पहले आई कि फिदायीन हमला ये हो सकता है, लेकिन अब सूत्र कह रहे हैं कि ये आत्मघाती हमला नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में, पैनिक में आकर, घबराहट में आकर धमाका किया गया। क्योंकि फरीदाबाद में खुलासा हो चुका था, वहां से चीजें मिल चुकी थी, और इसीलिए हमलावर ने घबराहट में आकर ये धमाका किया। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने बहुत महत्वपूर्ण सबूत हासिल किए हैं। जहां पर धमाका हुआ उस जगह से 2 जिंदा कारतूस मिलने की भी खबर है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 सैंपल लिए गए, 2 तरह के सैंपल लिए गए हैं। एक जो सैंपल है वो बताया जा रहा है कि वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा है या नहीं वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल वो जो सैंपल पहला है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा सैंपल लग रहा है। और सभी सैंपल्स की जांच आज से लैब में शुरू हो जाएगी। वहीं डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज को, जो खुद एक डॉक्टर है, उसे भी हिरासत में लिया गया है। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन के लिए भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में शाहीन की शादी हुई थी, जबकि वो खुद यूपी के लखनऊ की रहने वाली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज अंसारी, जो डॉक्टर शाहीन का भाई है, उसे डिटेन कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने परवेज अंसारी को हिरासत में लिया है। परवेज से लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला है, घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और यूपी एटीएस को परवेज से लैपटॉप, मोबाइल और घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहा था। और एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले में, डॉक्टर शाहीन के तार किस तरह महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। शाहीन का महाराष्ट्र में निकाह हुआ था जफर हयात नाम के शख्स के साथ। साल 2015 में दोनों का तलाक भी हो गया था, ये सूत्र बता रहे हैं। और शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की जांच अब सुरक्षा एजेंसी कर रही है कि जब महाराष्ट्र में उसकी शादी हुई, जिस शख्स के साथ हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था, महाराष्ट्र में कितना वक्त शाहीन ने बिताया, वहाँ वो किन किन तरह के लोगों के संपर्क में आई, और तलाक होने के बाद भी क्या वो महाराष्ट्र में किसी के संपर्क में थी या नहीं थी, किस तरह से उसका महाराष्ट्र में आना जाना था। इन तमाम चीज़ों की जांच अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट का जो सच पूरा देश जानना चाहता है, वो सच निकलकर अब सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर ही पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड था। वो डॉक्टर उमर ही था जिसने महीनों तक दिल्ली को दहलाने की साजिश रची और फिर 10 नवंबर को उसे अंजाम दे डाला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार उमर ही चला रहा था। उमर ही i20 कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली आया था। वो कार में तो अकेला था, लेकिन उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर आतंकी हमले की योजना बनाई थी। खबर है कि फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से उमर घबराया हुआ था।
उमर को पकड़े जाने का डर सताने लगा था और दहशत में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। खबर तो यहाँ तक है कि इस धमाके में उमर भी मारा गया। हालांकि जांच होना अभी बाकी है। तो ब्लास्ट के बाद घटना वाली जगह से एक डेड बॉडी मिली है जो आतंकी उमर की बताई जा रही है। हालांकि शव बुरी तरह से जल चुका है, इसलिए शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब डीएनए टेस्ट की एकमात्र ही सटीक टेस्ट है जिससे शव की पहचान हो सकती है। डीएनए मिलान ही अब उमर के शव के शिनाख्त का एकमात्र रास्ता बचा है, इसलिए जांच एजेंसियां अब शव का उमर के परिवार वालों से डीएनए मिलान करेगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट को हिरासत में ले लिया है, जो पूर्व स्वर्ण पदक विजेता शिक्षक रहे हैं। हिरासत में लिए जाने का संभावित कारण भी डीएनए टेस्ट ही बताया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों और मां को भी हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ जारी है। उमर के परिवार वालों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में ले लिया है, जो उमर का दोस्त है और सबसे बड़ी बात फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में एक सर्जन है। नई दिल्ली से 43 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने और मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक जमा कर रहा था। वहीं की एक डॉक्टर उसकी मदद कर रही थी। वहां के मालिक पर धोखाधड़ी के आरोप है और अब उसी यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा लोग पुलिस के रडार पर आ गए। धमाके का लिंक इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद पुलिस ने यहाँ कई बार दबिश दी। विस्फोटक जमा करने वाला मुजम्मिल यहाँ की इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर था। वो किसी के पास बैठता नहीं था, गांव में किसी से मुलाकात नहीं थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी में रहता था। वहाँ पे एज ए डॉक्टर था वो। उसके साथ काम करने वाले 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। उनमें से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, वहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पकड़ा। यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल, उसका साथ देने वाली डॉक्टर शाहीन के बाद उसी यूनिवर्सिटी के कंपाउंडर को जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया। हैरत की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब पर संगीन आरोप है। उसका मालिक चिट फंड मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आरोप है कि उसने लोगों के 7 करोड़ रुपए हड़पे हैं। अब तक हुई जांच से तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी उमर कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। अगर सीधे सपाट शब्दों में कहे तो उमर आतंकियों का हेडमास्टर था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अस्पताल में साथ काम करते थे, साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने 2 जगह कमरे किराए पर लिए थे। 15 नंबर कमरे में डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल रहता था और इसी कमरे से बम बनाने का सामान मिला। वहीं दूसरा कमरा इन्होंने फतेहपुर टागा गांव में किराए पर ले रखा था, जहां ये अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आतंकी हमले की साजिश का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जांच में सामने आया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि सोमवार को ही पुलिस को फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला था, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा धमाके में इस्तेमाल की गई i-20 कार भी हरियाणा की थी। वहीं बीते रोज फरीदाबाद से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में हुई 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमले की साजिश नई नहीं थी, बल्कि लंबे समय से फरीदाबाद में आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम कड़ी है वो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ। वो कार कहां से खरीदी गई, किसे बेची गई और कैसे वो कार लाल किले तक पहुंची, इसी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस अभी भी माथापच्ची कर रही है। लेकिन अभी तक की जांच में तार पुलवामा तक पहुंच चुके हैं, जहां से नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि धमाका कार में हुआ, इसलिए जांच भी कार से शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। सबसे पहले कार का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने आया।
इससे आरसी से पता लगा कि कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरसी में कार का पता गुरुग्राम के शांति नगर का है, इसलिए पुलिस सलमान को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई, लेकिन सलमान नहीं मिला। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता। पुलिस सलमान को ढूंढते हुए नए पते पर पहुंची तो नया खुलासा हुआ। सलमान घर पर सोता हुआ मिला। उसने बताया कि कार फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेच दी थी। इसी बीच ये भी खुलासा हुआ कि 2 महीने पहले 20 सितंबर को यही i20 कार फरीदाबाद में अवैध पार्किंग में खड़ी थी, जिसके बाद कार का चालान भी किया गया था। जांच और आगे बढ़ी तो कार का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ने लगा। दिल्ली पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए, पहला तारिक का, दूसरा उमर मोहम्मद का। जांच में यह भी सामने आया कि ये कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई। जांच आगे बढ़ी तो कार की ट्रांसफर प्रक्रिया में भी कई गड़बड़ियां मिली। पता चला कि कार को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई बार खरीदा बेचा गया, जिससे जांच और मुश्किल हो गई। पूछताछ में पता चला कि विस्फोटक कार कई लोगों के हाथों से होकर गुजरी है। पुलिस ने अब यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हरियाणा के नंबर वाली कार अभी कौन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पुलवामा से आमिर और उमर नाम के 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है, जिन पर जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। मतलब ये काम कर रहा है प्लम्बर का, हमें नहीं लगता है ये इसने किया होगा। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का ब्लास्ट से 12 दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है। देख सकते हैं कि कार एक पेट्रोल पंप पर खड़ी है। बताया जा रहा है कि कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर को इस i20 कार का नया प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया गया था। उस वक्त इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक तारिक था। तारिक के नाम पर ही डॉक्टर उमर ने ये कार खरीदी थी। हालांकि जांच एजेंसियां हर पहलू की अब बारीकी से जांच कर रही हैं। इसी बीच पुलिस को उस कार का रूट मैप मिल गया जिसमें धमाका हुआ था। धमाके से पहले ये कार 11 घंटों तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चक्कर लगाती रही। ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ निकली और दिल्ली के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। राजधानी में कई जगहों पर सीसीटीवी में ये कार दिखाई दी। ये कार सोमवार सुबह 7:30 बजे सबसे पहले फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर दिखी। इसके बाद ये कार सोमवार को ही सुबह 8:13 पर पदरपुर टोल पार करती दिल्ली में दाखिल हुई और फिर सुबह 8:20 पर ओखला के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी। कई जगहों से गुजरने के बाद ये कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे बाद सोमवार को शाम 6:22 पर यह कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी और 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर इसी कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़े कई वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। अब तक की हुई जांच में कई थ्योरीज सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर फरीदाबाद में मिले विस्फोटक का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो वहीं ये बातें हो रही कि क्या जहां पर ब्लास्ट हुआ वो असली टारगेट नहीं था। सवाल है कि असली टारगेट क्या था। पहली थ्योरी के मुताबिक i20 चलाने वाला उमर दिल्ली के किसी दूसरे हिस्से को निशाना बनाने निकला था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास धमाका क्यों किया। तो इस सवाल का जवाब भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर फरीदाबाद में रेड और विस्फोटक बरामदगी के बाद घबरा गया था। उमर कार में विस्फोटक लेकर फरीदाबाद से दिल्ली भागा। दिल्ली में उसने सुनहरी बाग की मस्जिद में अपनी कार पार्क कर दी। 3 घंटे बाद मस्जिद की पार्किंग से निकला और लाल किले के मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। सूत्रों के मुताबिक उमर चांदनी चौक या किसी भीड़ वाले इलाके में जाना चाहता था, लेकिन गलती या हताश होकर लाल किले के पास विस्फोट से कार को उड़ा दिया। जांच एजेंसियों को आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी पहले ही हो गई थी, इसीलिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी और जांच के दौरान ही जम्मू कश्मीर में विस्फोटक भी बरामद कर लिया गया और वहीं से फरीदाबाद का लिंक मिला। ब्लास्ट करने वाला उमर भी वहीं पर था।
सुरक्षा एजेंसीज आतंकियों की तलाश में फरीदाबाद पहुंची और फरीदाबाद में एक गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया। अगर इसमें जम्मू कश्मीर के विस्फोटक को जोड़ देंगे तो कुल 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था और फरीदाबाद से लखनऊ तक छापेमारी में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसीज ने जब फरीदाबाद मॉड्यूल की पड़ताल की तो डॉक्टर उमर की कहानी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन के बाद डॉक्टर उमर दिल्ली की तरफ भागा। सोमवार सुबह 7 बजे उसकी कार फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर दिखी। उसी दिन सुबह 8:13 पर कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई। दोपहर 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ गई और सिर्फ 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर उमर ने सुबह 8 बजे के बाद या दोपहर 3 बजे के बीच कार में धमाका क्यों नहीं किया? क्यों शाम होने का इंतजार किया गया? तो एक थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर उमर ने शाम होने का इंतजार इसीलिए किया क्योंकि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास काफी भीड़ होती है। लोग ऑफिस से लौटते हैं और बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने जाते हैं। शायद यही वजह है जिसने आनन फानन में तय टारगेट से पहले ही कार में विस्फोट कर दिया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब डॉक्टर उमर के करीबी पकड़ लिए गए तो उसने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विस्फोटकों का कुछ हिस्सा दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता ना मिलती देख कार को उड़ाने का फैसला किया होगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी में भी कई जगह छापेमारी की गई। यूपी एटीएस ने लखनऊ में छापेमारी की क्योंकि संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल की महिला दोस्त शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लखनऊ के मड़ियाओं पहुंची और आईआईएम रोड के मुत्तकीपुर स्थित इस घर में छापेमारी की। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में ये बड़ी दबिश थी क्योंकि 10 नवंबर को गिरफ्तार हुई शाहीन का फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया था। ये घर परवेज नाम के व्यक्ति का है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल से परवेज के रिश्ते हैं। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। काफी देर तक छापेमारी के बाद जांच टीम लौट गई। इस घर से जांच एजेंसियों को क्या मिला उसकी जानकारी नहीं दी गई है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों में एक महिला भी है जिसका नाम डॉक्टर शाहीन है। उसे 10 नवंबर को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो रहने वाली लखनऊ की है। फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीन पहले भाई यकीन जब नहीं हो रहा हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री ने बदला लेने का आश्वासन दिया था, ठीक उसी तरह दिल्ली के धमाके के बाद भी पीएम ने कहा कि वो इस षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने बताया कि वो रात भर ब्लास्ट की जांच की अपडेट लेते रहे। मैं इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था। प्रधानमंत्री ने देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की जड़ पर अटैक करने का भरोसा दिया। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। पीएम ने साफ कर दिया कि धमाके में शामिल लोगों को एजेंसीज छोड़ेंगी नहीं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोगों का दुख समझते हैं। देश धैर्य रखे, सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने दिलाया है भरोसा न्याय का, लेकिन इस भरोसे पर विपक्ष को भरोसा नहीं। विपक्ष
सवाल पूछ रहा है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, कैसे विस्फोटक से भरी गाड़ी लाल किले के पास आ गई, कैसे कोई सुसाइड बॉम्बर जैसा हमला हो गया और कैसे इंटेलिजेंस सिस्टम इस हमले को रोक नहीं पाया। कल रात बेकसूरों की चीख निकलने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना बताता है कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। कुछ अंदेशा ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने धमाके को इंटेलिजेंस का फेलियर बताया। इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है? विपक्ष के सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग के बाद दोषियों को किसी भी हाल में ना छोड़ने का भरोसा दिया, तो दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में रहने वाली आम आदमी पार्टी ने हमले के बाद प्रधानमंत्री के भूटान दौरे पर तंज किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।